Good evening, everyone. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening, Uh, sir. just give me a second. Background थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा है. हाँ. सब रिकॉर्ड होके चला जाता है. ये भी हो ही रहा होगा. ऐसे आपके योगा टीचर का पेट देख के कोई कहता नहीं होगा योगा टीचर है. कहीं ये सिखाता है. ना 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 ना, हो ही नहीं सकता. मैं नहीं मानता. चल हट. और नए स्टूडेंट में से कोई भी नया ज्वाइन नहीं किया अभी तक. गुड इवनिंग सर। पका. सर मुझे एक डाउट मतलब था क्वेश्चन था। मेरे डैडी है साथ में, तो उनको है ना मतलब हाई कोलेस्ट्रॉल है एंड हाई बीपी है। एंड फिर उनको लाइक आज मैंने रिपोर्ट कराया था ना, तो लिवर फंक्शन टेस्ट कराया था। हम्म. तो उनमें भी उनको थोड़ा प्रॉब्लम है, लाइक स्टार्टिंग में ही हो रहा है। तो वो ये सेशन करेंगे तो मेडिटेशन उनको हेल्प करेगा, या फिर उनको फिजिकल में ही जाना चाहिए लाइक आसन से और। मेडिटेशन. आप ऐसा समझिए कि मेडिटेशन कैसे हेल्प करता है. अभी वो नहीं आई है ना. क्या नाम है उनका. रश्मि जी. गुड इवनिंग सुरभि जी, कैसे हो आप. Good, sir. चलो अच्छा. चार्मी जी, आपके फादर के केस में मेडिटेशन करने से क्या होगा. देखिए, एक बात समझिए, हमारे गट का और हमारे मेंटल हेल्थ का लेना देना है डायरेक्ट. अगर हम जैसे किसी को अगर कोई साइकेट्रिक मेडिसिन चलती है ना, तो उसका पेट भी ठीक होना शुरू हो जाता है. तो अगर आप मेडिटेट करते हैं तो वो हेल्प कर सकता है, बट इज दैट इज नॉट द ट्रीटमेंट, पर वो हेल्प जरूर करता है. ये जरूर है कि अगर ब्रेन के कारण, स्ट्रेस के कारण हो रहा है, तो वो हेल्प करेगा. I think I have यस, difficult due to stress. मतलब उनको स्ट्रेस, हाई बीपी Work. है ना, और वर्कलोड भी प्रेशर है, लाइक उनका स्लीप भी बहुत कम आवर्स का होता है, लाइक 3 आवर्स से 4 आवर्स तक का। आई कैन सी है वन फुल डे वर्किंग होता है, एंड हाई बीपी है तो मतलब स्ट्रेस तो है ही। हम्म। हाँ, तो अगर ये साइकोसोमैटिक है, मतलब ब्रेन, मतलब स्ट्रेस के कारण हो रहा है, तो फिर तो बहुत हद तक वो बैलेंस करेगा. लेकिन उसके बावजूद भी दवाइयां चलेंगी. ये जरूर है कि अगर आपका स्ट्रेस लेवल हम कम कर देते हैं तो दवाइयां लंबे समय तक नहीं चलेंगी. हाँ, लेकिन आप फिजिकल एक्सरसाइज अभी कर भी नहीं पाओगे ना, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत थकी थकी से रहती होगी. तो पहले आपको मेंटली लाइट करना होगा, उसके बाद ही आप फिजिकल एक्सरसाइज को प्रेफर करें. ये हम कर सकते हैं. मैं वही थिंक कर रही हूँ कि मतलब अगर उनको कुछ हेल्प करता है तो फिर मैं उनको मेरे साथ बिठा दूँ, बिकॉज ही नॉट बी एबल टू अटेंड एवरी डे, बट सैटरडे ही इज ऑफ, और संडे हमारा सेशन नहीं होता ना मेडिटेशन का। मैं सुबह में कराता हूँ ना, 6 बजे सुबह में तो पापा होंगे ना. हाँ, बट वो हमारा थियोरी सेशन होता है ना। नहीं नहीं, मैं सुबह में 6 बजे इसलिए बोल रहा हूँ कि सोमा जी की दिन की शुरुआत वैसे हम करने का सोच रहे हैं, ताकि वो ओके। पूरे दिन रिलैक्स्ड मोड में रहो. तो मैं सुबह उनको बिठा पाऊंगी तो ज्यादा हाँ, 6 बजे सुबह नहीं में. होगा। अंदर सुबह में 6 बजे आ जाएंगे और उनको भी ओके। रिलैक्सेशन मिलेगा ना.
थैंक यू सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। ये अभी थ्योरी है, सुबह में 6 बजे प्रैक्टिकल। ओके, कल कल संडे है। अच्छा हाँ, कल कल का टाइम डिसाइड कर लेते हैं हम लोग। कल हाँ मैं थोड़ा ना सोना चाहता मैं भी। था। चलिए, अच्छा लगा देख कर कि मयूरी जी भी सुबह सुबह सोना चाहती है। सर अरे वीक में एक दिन हर कोई डिजर्व करता है। हाँ, लेकिन मतलब मुझे लगा था कि मैं आलसी हूँ, वो सब ठीक है। आप तो जानती हैं कि मैं आलसी हूँ, लेकिन मयूरी जी नहीं जानती है कि मैं आलसी हूँ। मुझे नहीं लगता आप आलसी हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा रेस्ट करना चाहते हो। मुझे लगता है नहीं, सर आप थिंकिंग बहुत मतलब आपका ब्रेन बहुत यूज होता है ना, तो वो हाँ, जिसका ब्रेन यूज होता है, जो ज्यादा सोचता है, वो थोड़ा होता है उनमें कि वो थोड़ा थोड़ा सा। हाँ, ब्रेन ब्रेन बहुत ज्यादा यूज होता है, ये बात तो है। सर अब मेरे को ये पूछना था, अभी मॉर्निंग में एवरी टाइम प्रैक्टिकल होगा? हाँ, सुबह 6 बजे का मैंने सोचा प्रैक्टिकल कराऊं, क्योंकि सोमा जी है ना, उनका जो हेल्थ कंडीशन है उसके लिए वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और बिकॉज शी इज पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, तो ये बहुत अच्छा होगा कि अगर वो 6 बजे करें, है ना। ओके, हम्म। वो सर और बेटर थियोरी रहेगा। कभी होगा, लाइक 6 o'clock ही इवनिंग। इंक्लूड होगा? सर हाँ। मेरे स्कूल के टाइमिंग्स शायद हो सकता है नेक्स्ट वीक से चेंज हो जाए। मतलब सुबह मॉर्निंग, अभी तो मेरा 8 का स्कूल है, लेकिन हो सकता है 7 बजे का स्कूल हो जाएगा मेरा भी डबल शिफ्ट में। तो मुझे फिर प्रॉब्लम होगी मतलब मॉर्निंग्स में सेशन करने में, मैं क्योंकि 5 बजे 7 बजे तो। सुबह में करा दूंगा। चलिए आप लोग ठीक उठ है। पाओगे? आप लोग उठ पाओगे? 5 बजे मैं करा दूंगा। सर हाँ, 5 बजे सर उठ 4:30 जाएंगे। उठ जाएगी। 5 to 6। 5 बजे के लिए वोट कीजिए। सुरभि जी का आ गया, कमल जी का आ गया। मेरा भी है। हाँ, आपका तो मैंने देख लिया, मयूरी जी का आ गया। मॉर्निंग का। अच्छा, 4 में आपने भी कर दिया, सोमा जी का आ गया। सर उठ ओके। तो मैं जाती हूँ बट आई कैन नॉट ज्वाइन। सर ट्राई करोगे 5 o'clock को, बट एक्साइटमेंट तो होगा तो हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, 5 o'clock करते हैं और फिर 8 AM कर देते हैं, क्योंकि 8 AM को खुशबू जी भी ज्वाइन कर सकती है। यस सर हम लोग 5 बजे उठेंगे, आप हमें 6 बजे दोबारा सुला दोगे। हाँ, ये तो है, ये तो है। मैं 6 बजे दोबारा सुला दूंगा, क्योंकि मेरे ज्यादातर जो मेडिटेशन है वो सोने वाले ही हम्म। हैं। और कितने लोगों ने वोट नहीं किया है? खुशबू जी ने नहीं किया, दिव्या जी ने नहीं किया है। 5 बजे के लिए, 5 बजे से आप लोग बिल्कुल सहमत नहीं हो? दूसरे कमिटमेंट्स रहते हैं इसीलिए, मतलब चाह के भी आई कैन नॉट, क्योंकि मेरे बच्चे भी साथ में उठ जाते हैं, देन आई हैव टू बी एट देयर सर्विस। सर अच्छा, छह मुझे बजे ये भी बताइए, चलेगा? 5 बजे से 6 बजे और 6 बजे से 7 बजे करूं, कि 5 बजे से 6 बजे और 8 बजे से 9 बजे करूं? ये सब लोग आ जाए उसमें। सर मेरे लिए तो पोल एक ही है। पोल करा देता हूँ, मैं पोल करा देता हूँ। अच्छा, कल ऐसा हो सकता है कि 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हम लोग Q&A सेशन रखें। ठीक है। यस यस सर। सर 11 बजे भी चलेगा? 11 से। सर नहीं तो मुझे 10 बजे पॉसिबल नहीं होगा, क्या हुआ? मेरा लेक्चर पॉसिबल है। नहीं हो? हाँ, लेक्चर्स अटेंड करना है। संडे है कल। सर संडे को ही लेक्चर्स होते हैं, लाइक एक मेरे कोर्स है कॉलेज का, तो फिर वो संडे को ही लेक्चर्स होते हैं। 8 से 10। चलेगा, चलेगा। 8 से 10 आप लोग आ सकते हो, लेकिन मयूरी जी का फिर 8 से 10।
मॉर्निंग को उठना ही पड़ेगा सर फिर तो जल्दी। सात अच्छा, सात से मतलब मतलब तो, आप चाहते हो कि मॉर्निंग 10 बजे हो? तो हाँ 7 बजे एक दिन से के लिए, 9 बजे बस तक एक दिन कर के लो। लिए। हाँ हाँ हाँ, सुरभि जी आपने कुछ कहा? सर 7 से 9 कर लो। 7 से 9, बात ये है कि मैं भी सोना चाहता हूँ। कल संडे है ना, संडे को एक्चुअली हम सेशन नहीं रखते, हम Q&A रखते हैं। क्या आपके सवाल है, हम जवाब देंगे। 6 दिन आपके सेशन होते हैं। 4 में आपकी और क्लास कब खत्म होगी? उसके हिसाब से देख लेते ना सर। सर कॉलेज में मोस्टली 9 to 12 के बीच में वेरी होता है, 9 बट to कल मैं 12 पूछ लेती हूँ। हाँ मैं कल 1 मिनट, वरना मैं मैम को पूछ लूंगी टाइमिंग, तो फिर कल के लिए सर 10 to चलेगा। 11 इज ओके फॉर मी। नहीं, क्योंकि 12 बजे से एक जगह कोलैब के लिए मुझे जाना है, तो उसमें फिर अच्छा, इवनिंग चलेगा सबको या इवनिंग ऑक्यूपाइड हो इवनिंग गया? नहीं नहीं, थोड़ा सा प्लीज, संडे का दिन है और संडे को संडे का इवनिंग दिन है लाइक, एक्चुअली सर। हाँ। ओरिएंटेशन एंड डेमो होंगे कल। हो सकता है इस परिवार में 3-4 लोग और जुड़ जाए। हाँ जैसे सुरभि जी जुड़ी हैं, प्रीति जी भी जुड़ी हैं, रश्मि जी भी जुड़ी। अभी 11 का हमारा स्ट्रेंथ है। एक और जुड़ेंगे कल संडे को डेमो एंड ओरिएंटेशन के बाद। सर, तो मॉर्निंग 9 के पहले चलेगा, लाइक 10 तक भी सेशन होगा तो नहीं, 9 से पहले तो मतलब, सोना है। तो मैं अच्छा एक ठीक है, बार कोई नहीं, मैं 9 बजे सो जाऊंगा। मयूरी जी आप 9 बजे, ऐसे नहीं कि 7 से 9 उठ गए, उसके बाद फिर सो गए 9 बजे। 9 9 बजे नहीं रख सकते हम लोग चार में, 9 to 11। भी मेरा लेक्चर है और वो अच्छा ठीक है, एक्चुअली वो ये हम लेक्चर संडे संडे ही होते हैं। अच्छा ठीक है, ये पोलिंग हम कर लेंगे। मैं हम कॉल अपना करके एक बार पूछ लूंगी, हम्म, मैं एक बार कॉल हाँ करके सर, पूछ पोल लूंगी डाल तो देना, पोल डाल देना सर। ओके। हाँ पोल कर लूंगा। लेकिन कल Q&A, इसलिए मैं चाहता हूँ कि Q&A में आप लोग सभी लोग आए, आपके जो सवाल है वो आप पूछें। और 6 days इन अ वीक ही इसका रहता है, पर एक दिन हम Q&A रखते ही रखते हैं। क्योंकि हो सकता है कि किसी का कुछ छूट गया हो, तो वो सवाल पूछ सकता है। मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ नहीं समझ में आ रहा तो वो पूछ सकता है। वो प्रैक्टिस भी हम उसको वहीं पर इमीडिएटली करा सकते हैं। ऐसा एक समराइज प्रैक्टिस करा सकते हैं, ठीक है? तो सभी लोग, आप लोगों ने पेन और पेपर लाया है जिस पर आप लिख सको? यस। 1 minute। पेन और पेपर अपने पास ही रखेंगे। सोमा जी, आर यू फाइन? सब कुछ बढ़िया चल रहा है? हाँ सर, बढ़िया। हाँ, आपको तो 5 बजे प्रॉब्लम नहीं होगी, 5 बजे तो आप कर लोगे। नहीं नहीं सर, उठ जाऊंगी। हाँ, तो कल तो नहीं, मंडे से 5 to 6 का प्रैक्टिकल बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जो ध्यान है ना, वो ब्रह्म मुहूर्त में जी सर। बहुत ही अच्छा होता है। तो आप सभी लोग ट्राई कीजिए ब्रह्म जी। मुहूर्त का ध्यान करने का। मतलब एक्सट्रीमली बेनिफिशियल होता है। जितना ग्रोथ आपका अ, शाम के टाइम में होता है ना, उससे कम से कम 3x ग्रोथ होता है ब्रह्म मुहूर्त का। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम 5 to 6 रख लेते हैं और फिर 8 to 9 रख लेते हैं, क्योंकि 8 बजे खुशबू जी भी आ जाएंगे और दिव्या जी भी आ जाएंगी, है ना? खुशबू जी का 8 बजे प्रेफरेंस है। और 5 to 6 जो है, उसमें कोमल जी कर लेंगी, सुरभि जी कर लेंगी, मयूरी जी आप भी कर लोगे ना 5 to 6 में? यस। तो सर ये रिपीटेड 4 वाला, बजे से मैं रेडी रहती हूँ सर। हाँ, सर जो सेशन होगा 2 बार, जैसे आप एक बार हम 5 बजे ले रहे हैं, एक बार 8 बजे ले रहे हैं, तो वो सेम चीजें आप कराओगे उसे दोनों क्लासेस में या अलग अलग? सुविधा अनुसार ही मैं सोच रहा हूँ करवाने की चीजें। क्योंकि जो मॉर्निंग वाला नहीं करेंगे, 5 बजे वाला, उनकी चीजें फिर मिस होंगी। जैसे मैं 8 बजे वाला स्कूल टाइम में मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है करना 8 बजे वाला, तो मेरी चीजें वो वाली मिस हो जाती हैं फिर। अब अगर थ्योरी के लिए सभी लोग 8 बजे आ सकते हैं, अगर आठ सर बजे शाम को सभी लोग थ्योरी के लिए आ सकते हैं, तो शाम को फिर तो ठीक है।
हाँ, अगर सभी लोग 8 बजे थ्योरी सेशन के लिए आ सकते हैं, तो सुबह में 2 प्रैक्टिकल ही रखूंगा ना मैं। ठीक है। या फिर ये कर सकता हूँ कि जो मेरे बैच वाले स्टूडेंट है उनको यहाँ कह दूंगा आने के लिए, लेकिन फिर वो 1-on-1 वाले होंगे। सॉरी, फिर वो ग्रुप वाले होंगे, 1-on-1 वाले तो। ठीक है, चलिए। आ, तो सर सभी लोग ले। हमारा भी तो ग्रुप ही है। नहीं नहीं, आपका जो ग्रुप है वो मेडिटेशन टीटीसी का है, उनका जो है वो अलग है, उनका अच्छा। अलग बैच है। ठीक है। दैट इज नॉट फॉर मेडिटेशन, या मेडिटेशन का ही कोई ये अलग बैच है? मेडिटेशन का ही है, मेडिटेशन का ही है। अच्छा। मेरी मेडिटेशन में आप ब्रेथ की इंटीग्रेशन देखिएगा, और जब हम इसको आसन के साथ कराते हैं ना तो और भी इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा, एक चीज बता दो, श्याम भाई योगा का जो YWI है ना, उसमें एक सजेशन मैंने दिया था और वो अप्रूव हो चुके हैं। आप जो YWI कर, उसमें आपको प्रॉपर रोड मैप मिल जाएगा। मतलब इस वीक वो क्या कराएंगे, नेक्स्ट वीक वो क्या कराएंगे, पर डे वो क्या कराएंगे, उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, बेनिफिट क्या है, टेक्निक क्या है, उसका नोट्स भी आप तक पहुंच जाएगा। हालांकि वो आपके नोट्स में पहले से होगा, आपको जो नोट्स मिलते हैं उसमें पहले से होगा। तो पहले क्या होता था कि थोड़ा सा मेस्ड अप हो गया था, मिक्सड अप हो गया था, है ना। अब वो प्रॉब्लम नहीं है श्याम भाई योगा वाले में। तो अगर कोई फ्यूचर में YWI का सोच रहे हैं तो अब मैं अपनी तरफ से सजेस्ट कर देता हूँ, आप कर सकते हो। क्योंकि जहां अटक रही थी ना बात, वहां ठीक हो गई। जहां मुझे दिखा, लोगों ने मुझे आकर कहा कि देखिए सर, यहाँ पर ये प्रॉब्लम थोड़ी सी है कि एक स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा, वो स्ट्रक्चर अब फॉलो होगा। ठीक है। तो कोई भी अगर आसन, जैसे खुशबू जी है, आपको YWI करना था, तो जब भी आप YWI करने के लिए जाओगे आपको अब स्ट्रक्चर मिलेगा। और आसन तो आपके अच्छे हैं ही। और सच कह रहा हूँ, आप तो ट्रेनर को सिखा दो, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी, है ना। सर मैं इसकी बात करूंगी मेडिटेशन वाले के बाद। हाँ हाँ। और इनकी भी मैंने देखी, कोमल जी की भी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। कोमल जी सर आपकी भी मैं फ्लेक्स। सर मैं जब छोटी थी ना, मेरे पापा कहते थे इसको सर्कस में भेज देना चाहिए, ऐसी है ये। आज भी याद करते हैं। अब देखिए, जो सवाल मैंने आप लोगों को बनाने के लिए बोले थे सुबह में, तो आप लोग आए ही थे वो करने के लिए थ्योरी। यस सर। अभी भी थ्योरी कराते हैं। जो प्रैक्टिकल्स है, ऐसा है कि प्रैक्टिकल्स रिपीट भी होंगे, तो आप लोगों को टेंशन नहीं करने का है। प्रैक्टिकल्स रिपीट नहीं होंगे। इनफैक्ट आपको ही मैं सिखाने के लिए दूंगा प्रैक्टिस, मतलब आपको आप दूसरे को सिखाना है, ऐसा भी टाइम आएगा, ताकि आप समझ सको कि सिनेरियो बेस्ड कैसे करते हैं। या मैं आपसे पूछूंगा, या एक हिस्सा मैं आपको किसी चीज का दे दूंगा, फिर दूसरा हिस्सा मैं आपको किसी चीज का दे दूंगा, और ऐसे कर करके आपको आ, करना है किसी चीज को। ठीक है, चलिए। गुड इवनिंग स्वराज। मेडिटेशन, ठीक है, आ जाओ। वैसे मेडिटेशन नहीं, अभी थ्योरी चल रही है, मतलब इसका एकदम सुबह में हमने किया है कि 5 बजे सुबह में मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, अगर थ्योरी इंटरेस्टेड हो तो थ्योरी भी करते हैं। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट सम साइकोलॉजी बिहाइंड मेडिटेशन एंड न्यूरो साइंस बिहाइंड मेडिटेशन। ठीक है। स्वराज मेरे दोस्त हैं, और काफी सिंसियर हैं, काफी अच्छे हैं बाय नेचर, बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल बचपन के जैसे दोस्त नहीं होते स्कूल वाले, 5-6 क्लास से, वैसे वाले हैं। दीक्षा जी, मैंने अ, आपका परिचय नहीं जाना अभी तक। दीक्षा जी कैमरा ऑन करेंगे। चलिए, सभी लोगों के पास पेन पेपर है, सभी लोगों के पास पेन पेपर है। यहाँ पर कोई ऐसा भी है जिसको
हिंदी में प्रॉब्लम है, मतलब इंग्लिश में ही बोलूं, ऐसा कुछ? कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी में सभी लोग कंफर्टेबल हैं? चलिए ठीक है, शुरू करें। हम्म सुबह में जो मैंने बताया था, खुशबू जी आपको याद है, आप आई थी? यस सर। यस। बताइए क्या क्या टॉपिक मैंने कवर कराया था। यस सर। सर पहले तो हमने मतलब ये डिस्कस किया था कि हमारे माइंड मतलब व्हाट इज इंक्लूडेड इन आवर माइंड अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। फिर उसके बाद हम्म हमने देखा था टाइप ऑफ अटेंशन। मेडिटेशन में हम्म कितने टाइप के अटेंशन होते हैं? 3 टाइप्स हम्म ऑफ अटेंशन होते हैं। हम्म सस्टेन्ड अटेंशन, सेलेक्टिव हम्म अटेंशन, एग्जीक्यूटिव अटेंशन। हम्म सस्टेन सर इनका अंदर का भी मुझे बताना है, केवल ब्रीफ टॉपिक्स जो डिस्कस हुए हैं। हम्म तो सस्टेन अटेंशन ये होता है कि हाउ लॉन्ग वी आर फोकस्ड ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट या सिंगल थॉट। मतलब कितनी हम्म देर के लिए हम किसी एक चीज पे फोकस्ड हैं। सेलेक्टिव हम्म अटेंशन होता है कि जो हमारे हिंड्रेंस हो रहे हैं थॉट्स में, सपोज एग्जांपल मैं दे सकती हूँ। क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, तो हमें फोकस करना है अवॉइडिंग ऑल द नॉइज। क्लास में कोई भी हम्म नॉइज है उसको अवॉइड करके वी हैव टू बी हम्म फोकस ऑन व्हाट टीचर इज टीचिंग। हम्म लास्ट होता है हमारा एग्जीक्यूटिव अटेंशन। उसमें हमें सेल्फ कंट्रोल मतलब पे ध्यान देना होता है। वी हैव टू मैनेज आवर थॉट्स। हमारी जो भी इमोशंस हैं, हमारे रिएक्शंस हैं, उनको हमें हम्म मैनेज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मतलब एंगर आ रहा है हमें, तो हमें इमीडिएटली उस पर रिएक्ट नहीं करना है। हमें हम्म नॉन रिएक्टिव रहना है, हमें उसके बारे में सोचना है। वी हैव टू रिस्पॉन्ड, वी डोंट हैव टू रिएक्ट। सो ये हम्म 3 टाइप के अटेंशन होते हैं मेडिटेशन में। फिर क्वेश्चन ये था, थोड़ा सा टॉपिक ये भी डिस्कस हुआ था कि एज अ पेरेंट और गार्जियन अगर हम मेडिटेट करते हैं तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं हम पे। तो हम्म वही है, सबसे पहला तो यही आ जाएगा, जो तीनों टाइप के अटेंशन होते हैं वो इम्प्रूव होते हैं। तो व्हेन आवर किड विल सी एज अ काम पर्सन, ऑटोमेटिकली वो उस पर भी ट्रांसफर होगा। हम फोकस्ड होके उनको एक्सप्लेन कर सकेंगे चीजें। स्ट्रेस हम्म मैनेजमेंट होगा, हमारा एंगर मैनेजमेंट होगा। जब हम्म जब हमारा किड हमें बेहतरीन रूप में देखेगा तो खुद भी वो वही सीखेगा, मतलब कैसे हम्म फोकस होना है, कैसे अपने एंगर को मिनिमाइज करना है। तो एज अ हम्म गार्जियन हम पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है मेडिटेशन का। तो हम्म नेक्स्ट सर ने ये रिलेट किया था कि अगर हम मेडिट एज अ मेडिटेट गार्जियन में जो इफेक्ट हुआ है उसके क्या इम्पैक्ट ऑफस्प्रिंग पे आया है या हमारे बॉड पे आया है। तो वही है कि वो उसने हमारा काम बिहेवियर हमसे मतलब हमें हमें देखा काम, तो वो भी वही बिहेवियर सीखेगा। देन वो भी एक हैप्पी एनवायरनमेंट में है, उसको मतलब ऐसा नहीं एनजाइटी रहेगी, या वो सिक्योर हम्म फील करेगा, सेफ फील करेगा। और वही चीज वो कैरी फॉरवर्ड करेगा अपने आसपास की सराउंडिंग में। तो हम्म ये इम्पैक्ट हमारे ऑफस्प्रिंग्स पे भी जाता है इफ वी आर हम्म काम एंड कूल। देन मॉडल हम्म मतलब उसने क्या सीखा, एक मॉडलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ कि काम पेरेंट है तो हमारा चाइल्ड भी काम है। फिर हमने डिस्कस किया था मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन क्या होता है कि हमारे बहुत सारे थॉट्स हैं, तो हमें हम्म मेटाकॉग्निशन में ये होता है कि वो थॉट्स को हम कैसे मतलब हम वो थॉट्स नहीं है, मतलब वी आर नॉट दैट थॉट्स। व्हाई? बिकॉज हमारे थॉट्स हर पॉइंट पे चेंज होते रहेंगे। अभी मुझे हम्म 1 सेकंड के लिए ये थॉट आ रहा है, फिर कुछ टाइम बाद वो थॉट आएगा। सो वी डोंट हैव टू गेट मिक्स्ड अप विद दोस थॉट्स, वी आर डिफरेंट। फिर उससे क्या होगा, हम क्वेश्चनिंग करेंगे खुद से कि हम कौन है, हमारा मतलब क्या हम्म हम वो थॉट है। तब हम अपने आप को उन थॉट्स से हम मतलब इफेक्ट नहीं होंगे, एंड देन वी आर एबल टू फाइंड द आंसर विद इन कि हम क्या हैं। तो ये होता हम्म है जो हमारे ब्रेन पे इफेक्ट होगा, न्यूरो साइंस जो होती है मेडिटेशन हम्म के थ्रू, जो हमारे ब्रेन की डीलिंग होती है। तो मेजरली हम्म मतलब ये सब डिस्कस हुआ था मॉर्निंग लेक्चर में। अच्छा, उसका मतलब क्या होता है? माइंड का मतलब, माइंड में क्या क्या आता है बताया आपने, माइंड में क्या क्या आता है साइकोलॉजी के हिसाब से? माइंड में सर आता है अटेंशन, व्हाट वी हम्म परसीव,
and हम्म, our thoughts, emotional हम्म, thoughts, mental thoughts, self हम्म, awareness. हम्म। Sir, I could just remember these और things. और यस, एक चीज, मेमोरी। Memory, yes, memory. मेमोरीज के कारण ही तो हो रहा Yes, sir. मेमोरी कुछ है भी ना? मतलब सैड हैप्पी मोमेंट्स। और माइंड माइंड भी दो तरीके के हैं, कॉन्शियस अनकॉन्शियस। कॉन्शियस वो चीज है जो हम देख सकते हैं, अनकॉन्शियस वो चीज है माइंड की जो हम देख नहीं सकते बट इट्स इनसाइड अस। तो अनकॉन्शियस हो, अभी कॉन्शियस क्या हो गया, जैसे मैं पढ़ रही हूँ तो दिस इज आई नो, अभी मेरे साथ एट प्रेजेंट हो रहा है, मैं रीड आई एम रीडिंग, सो दिस इज कॉन्शियस। अनकॉन्शियस कोई भी मतलब मेमोरी हो गई, कोई अनहैप्पी या हैप्पी मोमेंट हो गया, या कोई मतलब कोई हमें किसी चीज से फियर है, चाइल्डहुड में कोई ऐसा मतलब इंसिडेंट हुआ, वो हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन में है, उसके इफेक्ट्स रहते हैं वो, मतलब प्रीडोमिनेंटली शो नहीं होते बट किसी ना किसी टाइम पे वो रिकर रिकर होते हैं, मे बी हमारे बिहेवियर के थ्रू, या मतलब वो दे रिमेन इन आवर माइंड। तो मेडिटेशन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड दोनों को फोकस करता है। धीरे धीरे हम हमारी जो हैबिट्स अनकॉन्शियस माइंड में जो भी थॉट्स हैं डेवलप हो गए, मेडिटेट इफ वी आर मेडिटेटिंग, वो हैबिट्स हमारी चेंज होंगी। सो सर ने ये हम्म, भी एक्सप्लेन किया था, माइंड के भी दो टाइप्स हैं, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। हम्म, एंड ये भी बताया गया था कि अ, दो कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन के बीच में डिफरेंस। कंसंट्रेशन इज, सपोज आई हैव टू फोकस ऑन अ ऑब्जेक्ट, the object and me and the path that is connecting that process, that is concentration. But meditation, when you and the object, uh, there is continuous flow of observation, no channel is there in between, मतलब हम मैं और ऑब्जेक्ट एक हो गए हैं, कांस्टेंट, नो थॉट्स, दैट इज मेडिटेशन। ये भी सर ने एक्सप्लेन किया था, कंसंट्रेशन और मेडिटेशन का डिफरेंस। सर इफ आई एम नॉट हम्म। रॉन्ग। नहीं नहीं, मतलब आप देखो, आप जो बता रहे हो ना, यस उसमें सर। मैं समझ पा रहा हूँ कि किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हो। थोड़ा वर्ड्स आगे पीछे टर्म्स हो जाते हैं। अब मुझे रॉकेट यस साइंस पढ़ाने बोलोगे तो मैं भी आगे पीछे हो जाऊंगा। है ना? सर, वो अब मेरे इतना अच्छा आसपास फ्लो में बैठा हुआ है। अब मेरे आसपास के बच्चे कोई आउट होता तो बोलता हार गया। आउट नहीं हुआ, हार गया। अच्छा, मुझे तो इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास उतना लैंग्वेज का, एक तरह से समझिए, स्टॉक पाइल नहीं होता। हम्म। अब अगर स्टॉक पाइल उतना है ही नहीं, तो धीरे धीरे जितना हम पढ़ेंगे वो स्टॉक पाइल बढ़ता चला जाएगा। यस सर। तो इट इज ऑल जितनी अबाउट बार, कंटिन्यूअस एजुकेशन। यस सर, जितनी बार पढ़ेंगे वो चीजें मतलब सेट होती जाएंगी, मतलब वी डोंट हम्म, हैव टू गिव सेकंड थॉट्स। हम्म। अच्छा, आज मयूरी जी आपको ना मार्शल आर्ट्स के पर्सपेक्टिव से बताना है कि अ, जब मैं अटेंशन के टाइप्स के बारे में डिस्कस करूंगा तो आपको मार्शल आर्ट्स के पर्सपेक्टिव से बताना है कि वो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। ठीक है? हाँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि माइंड में क्या क्या आता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। ठीक है? अच्छा, ये मत सोचिएगा कि साइकोलॉजी इज सम सॉर्ट ऑफ फिलोसफी। साइकोलॉजी इज नॉट फिलोसफी। देन व्हाट इज साइकोलॉजी? साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। लिख लीजिए, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। और क्योंकि हम साइकोलॉजी ऑफ मेडिटेशन पर बात कर रहे हैं, तो हम साइकोलॉजी के हिसाब से, साइकोलॉजी के लेंस से मेडिटेशन क्या है इसके बारे में बात करेंगे। और हो सकता है कि साइकोलॉजी के लेंस से जो मेडिटेशन है वो योगा के लेंस से मेडिटेशन नहीं है। बिकॉज साइकोलॉजी टॉक्स अबाउट मेडिटेशन बीइंग समथिंग दैट लीड्स टू सस्टेन्ड फोकस, लेकिन योगा के हिसाब से इट्स डूइंग नथिंग। इट्स अबाउट अ स्टेट ऑफ effortless and continuous flow between the perceiver and the perceived। ऐसा समझिए जैसे मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, पर एफर्ट नहीं करना पड़ता।
तो वो मेडिटेशन है, क्योंकि रिलैक्स स्टेट ऑफ अवेयरनेस है। लेकिन अगर मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं और मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। गुड इवनिंग रवि, ये भी मेरे दोस्त हैं। आ, सब लोग मेडिटेशन में इंटरेस्टेड। एक्चुअली मैंने इनको इन्फॉर्म नहीं किया कि आज थ्योरी के सेशन है, तो प्रैक्टिकल के सेशंस बेसिकली सुबह में होते हैं, मतलब ऑन डिमांड हम चेंज करते रहते हैं, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजी के हिसाब से मेडिटेशन क्या है और वो कैसे हमारे न्यूरो साइंस को, मतलब न्यूरो साइंस के नजरिए से, साइकोलॉजी के नजरिए से, और कैसे हमारे न्यूरल सेल्स पर उसका असर पड़ता है, या फिर हमारे अटेंशन को वो किस तरह से इम्पैक्ट डालता है। चलिए, तो जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट पर एफर्ट के साथ फोकस करते हैं तो वो कंसंट्रेशन है, और जब एफर्टलेस फोकस होता है तो वो मेडिटेशन है। समझ गए डिफरेंस बिटवीन कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन? कंसंट्रेशन इज फोकस विथ एफर्ट, फोकस करने वाला जिस पर फोकस हो रहा है, और तीसरा होता है एफर्ट जो इन्वॉल्व है। ये जब तीन होते हैं तो कंसंट्रेशन। जब एफर्ट नहीं होता, एफर्टलेस हो जाता है, तो मेडिटेशन। अब इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझिए। जब आपने किसी काम को शुरू किया था तो आपको बहुत एकाग्रता के साथ उस काम को करना पड़ा था, लेकिन वक्त के साथ ऐसा समय आया जब आपको उस काम को करते समय ज्यादा एकाग्रता की जरूरत नहीं पड़ती है। विथ लीस्ट मिनिमम एफर्ट आप उस चीज को कर पाते हो। ये है कंसंट्रेशन से मेडिटेशन की जर्नी। और फिर एक स्टेज आती है समाधि। समाधि क्या है? आप कुछ अलग ही खोज निकालते हो। जैसे होता है ना कि हमने जितना पढ़ा है सिर्फ उतना नहीं जानते, उसके बियॉन्ड भी जानते हैं। इनफैक्ट उसमें क्या क्या कमियां रह गई हम ये भी बता देते हैं, क्योंकि कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है उस सब्जेक्ट के साथ, उस टॉपिक के साथ हमारा ब्रेन कंप्लीटली इंटीग्रेटेड हो चुका होता है। तो अब कहाँ कहाँ लूप होल्स है वो भी दिखना शुरू हो जाता है। आइंस्टाइन ने बहुत सारी थ्योरी दी होगी और उसको चैलेंज भी किया गया होगा, कुछ को गलत भी प्रूव किया गया होगा। लेकिन जिन्होंने गलत प्रूव किया वो ऐसे कोई अनाड़ी तो नहीं होंगे। तो कौन होंगे ऐसे लोग जिन्होंने पहले बहुत मेहनत करी होगी, बाद में एफर्टलेस स्टेट में आए होंगे, अपने एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम किया होगा, बाद में पता चला होगा कि नहीं बस इतना तक नहीं है, सच इसके आगे भी कुछ है। क्योंकि अब उनको कुछ जानना नहीं है उस फील्ड में, अब उनको कुछ खोजना है उसी फील्ड में जो छिपा हुआ है, जो उनको पता नहीं। ये है कंसंट्रेशन, मेडिटेशन और फिर समाधि की जर्नी। सर किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं, मतलब मुझे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा ना कि पहले आपने किसी चीज पर बहुत ज्यादा फोकस की, बहुत मेहनत करी, एफर्टलेस फोकस, कंसंट्रेशन हो गया। फिर अब आप एफर्टफुल फोकस। पहला है एफर्टफुल फोकस जिसमें आपने मेहनत की बहुत ज्यादा। सेकंड, अब आपको एफर्ट्स नहीं लग रहे क्योंकि वो चीज आपके लिए बहुत आसान हो चुकी है। लेकिन तीसरा आता है जब आप कुछ नया ही खोज निकालते हो, जब आपको वो भी दिखना शुरू हो जाता है जो पहले नहीं दिखता था। यस। जैसे मतलब खुशबू जी, आप वही डांस। मतलब सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट सर, मैं मतलब वही मैं चाह रही थी समाधि का। वो मुझे समझ में आ गया, डिफरेंस तीनों में समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा मतलब मैं एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल एग्जाम्पल दो। कुछ ऐसा दीजिए, हाँ जी, जिससे बहुत क्लियर हो चल जाए। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक साइंस का स्टूडेंट है, काफी मेहनती है, वो कंसंट्रेट कर रहा है, ठीक है। फिर किसी ने साइंस का एग्जाम पास कर लिया क्योंकि उसने कई बार रिवीजन किया है, तो उसको बार बार उस पर मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस एक बार देख लिया उसको समझ में आ गया। ये मेडिटेशन है। लेकिन फिर कोई आता है, रूटीचे,
कोई ऐसा आता है जो ब्रिलियंट है, जो रामानुजन जैसा है, ये है समाधि, कि उसने कुछ अलग ही निकाल दिया। उसको कुछ ऐसा पता चल जाता है, उसको कुछ ऐसा दिख जाता है जो औरों को दिखता नहीं है उसी के भीतर, लेकिन औरों को नहीं दिख रहा, सिर्फ उसको दिख रहा है। और जितनी गहरी समाधि, उतनी गहराई में चीजें दिखती हैं उसको। इसलिए आइजैक न्यूटन को जो दिखा, वो उस वक्त के सारे साइंटिस्ट को तो नहीं दिखा। दिखा क्या? समझ गए कोमल जी? मेरा एक क्वेश्चन है। यस नॉन सर। हाँ। ड्युअलिटी जब हम बात करते हैं, नॉन ड्युअलिटी की बात करते हैं, तो वो मेडिटेशन में आना या फिर समाधि में आना? समाधि के भी अलग अलग लेवल्स हैं। समाधि में जब हम बिल्कुल निर्बीज हो जाते हैं तब नॉन ड्यूअल स्टेट में जाते हैं। निर्भीक मीन? जब हम सिर्फ और सिर्फ समाधि लिखते हैं ना, तो हम मानकर चलते हैं कि सीडलेस समाधि, मतलब जहां पर आपका बिल्कुल ही वापस जन्म नहीं होगा, ऐसे स्टेट पर चले जाते हैं जहां बिल्कुल ही मोक्ष प्राप्त हो गए। जैसे आप ऐसा समझो कि जब आपके सारे कर्म खत्म हो जाते हैं, भीतर जो भी सब बर्न आउट हो जाता है, तो निर्बीज हो गए। बीज का मतलब क्या? कर्म अभी जिंदा है। बीज जब हम बोलते हैं ना समाधि में, तो कर्म अभी जिंदा है, इसलिए वो बीज बचा हुआ है। हमारे जीवन को बार बार पुनर्जन्म देने वाली बीज कौन सी है? कर्म ही तो है। हम कर्म करते हैं, उसका फल भुगतने के लिए वापस आते हैं, है ना? तो वो जो बीज है, वो जब निर्बीज हो जाता है, यानी कि वो बर्न्ट हो जाता है, तब जाकर जो स्टेट्स प्राप्त होती है उसको निर्बीज समाधि कहते हैं। हालांकि निर्बीज समाधि से भी ऊपर के स्टेजेस के बारे में बात की गई है। अब हम आते हैं कि साइकोलॉजी के हिसाब से माइंड में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो साइकोलॉजी के हिसाब से माइंड में सबसे पहले इंक्लूडेड है अटेंशन। लिखिए, अटेंशन। दूसरा है परसेप्शन। तीसरा है मेमोरी। चौथा है इमोशन। पांचवा है थॉट। और छठा है सेल्फ अवेयरनेस। ये माइंड है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, और अकॉर्डिंग टू द साइंस ऑफ बिहेवियर ये माइंड है। जिस चीज को अटेंड करोगे, उसी को तो लेकर आपका परसेप्शन बनेगा ना। जिस पर अटेंशन ही नहीं दोगे, इसका परसेप्शन कैसे बनेगा? वो आपके रिफ्लेक्सेस में आएंगे कैसे? नहीं आएंगे ना। अच्छा, हमें क्या लगता है, हमने किसी को एक बार सलाह दी, हो गया, एक बार सलाह दी हो जाएगा उसका सारा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, हाँ हाँ हाँ, आज तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। एक बार में नहीं होता, बार बार रिपीट करना होता है, तब हमारे रिफ्लेक्सेस में आता है। ये बात मयूरी जी ज्यादा अच्छे से जानती है ना मयूरी जी? आपने किसी को कभी कोई मूव सिखाई होगी मार्शल आर्ट्स में, तो आपने देखा होगा कि एक बार में सिखा देने से नहीं होता। आपका नेटवर्क इशू है मयूरी जी? आवाज आ रही है मयूरी जी? हाँ हाँ, अभी आपका थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। तो अब मेडिटेशन, हमने तो ये जान लिया कि माइंड क्या है, लेकिन माइंड इनमें से किन चीजों पर काम करता है?
माइंड काम करता है कि हमारा अटेंशन को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, किधर ध्यान देना और किधर ध्यान नहीं देना है। ध्यान देते समय कैसे बना रहे, कई सारी चीजों को एक के बाद एक ध्यान कैसे कर सके। फिर लिखिए इमोशनल एंड, पहले इमोशनल रेगुलेशन लिखिए, क्योंकि थॉट्स उसी में आ जाएंगे। और तीसरी लिखिए सेल्फ अवेयरनेस। इमोशनल रेपिटेशन में क्या लिखना है? रेगुलेशन, इमोशनल रेगुलेशन। रेगुलेशन। तो ये जो आप बता रहे हो अटेंशन के बारे में, अटेंशन के, तो अटेंशन रेगुलेशन, इमोशनल रेगुलेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस, ओके, यही तीन चीज को एक बार रिपीट कर दीजिए। इंक्लूड्स बताया ना, अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, इमोशन, थॉट, सेल्फ अवेयरनेस। फिर अब आपने इमोशनल रेगुलेशन का फर्स्ट पॉइंट है, आप सेकंड बोल रहे हो। नहीं, मैंने कहा अटेंशन रेगुलेशन, इमोशनल रेगुलेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस, इन तीन पर काम करता है। रेगुलेशन क्यों लिखा गया है कि इमोशंस तो माइंड का हिस्सा है ही, लेकिन अगर इमोशंस को रेगुलेट करेंगे तो सेल्फ अवेयरनेस में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अटेंशन तो माइंड का हिस्सा है, लेकिन उसको रेगुलेट कैसे करेंगे तो सेल्फ अवेयरनेस में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। और सेल्फ अवेयरनेस कैसे बढ़ती है? जब ये दोनों चीजें हम रेगुलेट करते हैं, साथ ही साथ मेडिटेशन करते समय आखिर ऐसा चेंज क्या आता है। याद है सुरभि जी, आज हमारी जब बात हो रही थी तो मैंने आपसे कहा था स्टेट एंड स्ट्रक्चर्स। यस। तो स्टेट का मतलब कि आप मेडिटेट कर रहे हो, आपका दिमाग शांत हो गया, लेकिन क्या आपका दिमाग हमेशा शांत रहता है या सिर्फ मेडिटेशन करने के कुछ देर बाद तक शांत रहता है? मेडिटेशन करने के कुछ देर बाद तक शांत रहता है, हमेशा शांत नहीं रहता। अगर आप लंबे समय तक मेडिटेट करते रहते हो तो शांत हो जाएगा। यस। अब मैं अटेंशन एंड कॉग्निटिव कंट्रोल के बारे में पहले बता दूं कि अटेंशन तीन प्रकार के होते हैं, तीन तरह के होते हैं, ठीक है। पहला अटेंशन होता है सस्टेन्ड अटेंशन, किसी एक चीज पर फोकस बनाए रखना। दूसरा होता है सिलेक्टिव अटेंशन, सिलेक्टिव अटेंशन मतलब जिस पर हमें ध्यान देना हम उस पर ध्यान देते हैं, और जिस पर नहीं देना है उसको इग्नोर कर देते हैं। यानी डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करके हम उस पर ध्यान देते हैं। सिलेक्टिव, सिलेक्ट करते किस पर देना है। जैसे अगर याद होगा, जब मैंने आज सुबह में पंचकोश ध्यान कराया था तो मैंने कहा कि आसपास के साउंड्स पर ध्यान दीजिए, आसपास के साउंड्स पर ध्यान दीजिए। तो आप समझ पाए कि आसपास के साउंड्स पर ध्यान देना एक सिलेक्टिव अटेंशन था। सस्टेन्ड अटेंशन मतलब क्या? मैंने कहा ब्रेथ पर ध्यान दीजिए और ऑपोजिट काउंट कीजिए। एंड एग्जीक्यूटिव अटेंशन, ऑफिस में जब काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव अटेंशन, जैसे मयूरी जी बहुत सारे परम्यूटेशन एंड, हाँ, जिसको एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं इंडियन इंग्लिश में, लेकिन उसको एक्चुअली एग्जीक्यूटिव अटेंशन बोलते हैं। तो जब आप पंचिंग सीखते होंगे या किक बॉक्सिंग आपका क्योंकि फील्ड है, तो जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता होगा उसका, तो कई सारे कन्फ्लिक्टिंग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते होंगे कि अभी इधर से आया उधर से आया, अब किधर से क्या आएगा कुछ पता नहीं रहता, क्योंकि सबका अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है।
तो उस चीज को कैसे हम डील कर सकते हैं। या फिर आप अपने घर पे देखिए मदर्स को, कि खाना भी बना रही है, सफाई भी कर रही है, बच्चों को तैयार भी कर रही है, खुद को भी तैयार कर रही है, जॉब भी कर रही है, फिर वहां से वापस आकर काम कर रही है। तो जो बहुत सारे काम आप करते हो और सब कंफ्लिक्टिंग है, ऐसा नहीं है कि आप अगर पढ़ा रही हो तो सिर्फ पढ़ाई के बारे में 24 घंटे सोच रही हो, नहीं। इस एग्जीक्यूटिव अटेंशन में महिलाएं सबसे आगे होती हैं। और एक्चुअली क्यों वुमेन को एग्जीक्यूटिव अटेंशन में अच्छा होना पड़ा, क्योंकि इवोल्यूशन की यही डिमांड थी। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि वुमेन को मूड स्विंग्स का इशू बहुत रहता है, क्योंकि अगर उनके सबसे स्ट्रॉन्ग अटेंशन क्राइटेरिया को, सबसे स्ट्रॉन्ग अटेंशन एनर्जी को आप यूज ही नहीं करोगे तो क्या होगा, है ना। अगर आप बहुत सारे, अब देखोगे कि मल्टीटास्किंग में वुमेन बहुत अच्छी होती हैं। क्यों बहुत अच्छी होती हैं? क्योंकि इवोल्यूशन की यही डिमांड थी, है ना। कोमल जी, गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर। एक दिन हस्बैंड को मल्टीटास्किंग दे दीजिए, वो बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, सही है कह ना। रहे हैं। तो हमारी माएं, या फिर हम खुद भी अगर अपने लाइफ में देखें, तो जिस दिन मल्टीटास्किंग करना हो तो हम परेशान हो जाते हैं। अब मैं मेडिटेशन भी करा रहा हूँ, मैं योगा भी करा रहा हूँ, मैं ब्रेथ वर्क भी करा रहा हूँ, और मैं बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ। और मैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए यहाँ पर उधर बच्चों को करो ना, आया उधर था, कर लो। और बच्चे बच्चे मेरे से इंग्लिश की जगह मैथ्स भी पढ़ने लगे। एक समय जो मैथमेटिक्स बहुत डिफिकल्ट लगा करता था, तो आसान लगता है, लेकिन वो मैथ्स की किताब भी लेकर आ गए मेरे पास। तो अब मल्टीटास्किंग मुझे बहुत एग्जॉस्ट करता है अंदर से। अब मैं बचना चाहता हूँ इन सभी चीजों से। लेकिन एक जो हमारे घर की माएँ है ना, वो इन सभी चीजों से बचती नहीं है, क्योंकि उनका ब्रेन उसी हिसाब से डेवलप हुआ है। जो स्किल खाना बनाने के लिए चाहिए वो सफाई के लिए नहीं चाहिए, जो सफाई के लिए चाहिए वो कपड़े को धुलाई धुलाई के लिए नहीं चाहिए। वो सब डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स हैं। लेकिन एक महिला जितना अच्छे तरीके से मैनेज कर पाती है, पुरुष नहीं कर पाता। इसी को कहते हैं एग्जीक्यूटिव अटेंशन। कंफ्लिक्टिंग चीजें है, कोई लेना देना नहीं है आपस में, फिर भी कर पा रहे हैं, है ना। ये 3 तरह का टेंशन है। अब मेडिटेशन इसमें क्या मदद करता है? मेडिटेशन मदद करता है कि किसी, जाहिर सी बात है कि जिस चीज पर आप फोकस करना चाहो, अगर आप उस चीज पर फोकस कर पा रहे हो, तो एट अ टाइम, अगर आपको एग्जीक्यूटिव अटेंशन भी चाहिए, तो एट अ टाइम आप जिस चीज पर फोकस करोगे उस चीज को 100% दे पाओगे। नहीं तो क्या होता है, हमारा ब्रेन जो होता है ना, वो नई चीजों को और जल्दी जल्दी बदलने को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, बहुत क्विक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहता। आपने देखा, अचानक से अगर आपके कंफर्ट जोन से कोई उठाकर आपको किसी और जगह डाल दे, तो चाहे काम कितना भी आसान हो, आप नहीं करना चाहते, है ना। चलिए, तो ऐसा पाया गया स्टडीज में कि जो मेडिटेशन है, वो आपकी अटेंशन की एबिलिटी को और उसकी स्टेबिलिटी को, दोनों को इम्प्रूव करता है। और ये तीनों तरह के अटेंशन को ये डेवलप करता है। आप जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना चूज करो, आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर सकते हो। अब आता है मेटा अवेयरनेस या मेटा कॉग्निशन एंड माइंडफुलनेस। क्या 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 ये क्या? मेटा अवेयरनेस एंड माइंडफुलनेस, ठीक है। अब ये क्या चीज है? तो ऐसा समझिए कि क्या आपके थॉट्स आप हो। एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं MBSR, माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक। जहां इंसान अपने ही थॉट्स एंड इमोशंस को ऑब्जर्व करता है और उन पर रिएक्ट नहीं करता।
साक्षी ध्यान में भी तो हम यही कराते हैं ना। जिन्होंने साक्षी ध्यान किया होगा वो जानते होंगे। कई बार क्या होता है, जब हम शांत होते हैं तो हम सिर्फ अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं। एक बार आप फिर में से से हर रिपीट किसी करेंगे MBS सर? माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन। सर तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इफ वी जस्ट ऑब्जर्व एंड डोंट रिएक्ट देन आवर स्ट्रेस रिड्यूसेस। हम्म बस अपने मेंटल प्रोसेसेस को ऑब्जर्व करते रहेंगे या अवेयर हो जाएंगे अपने मेंटल प्रोसेसेस को लेकर के। साथ ही साथ इसमें एक चीज और क्या अलग आती है कि हमारे जो थॉट्स आते हैं ना या इमोशंस हमारे अंदर आते हैं, वो हमारे कंडीशनिंग का हिस्सा है। यानी हमको जैसा कंडीशन किया गया है, वही थॉट्स बार बार रिपीट होते हैं। तो अपने आप को ये रिग्रेट या गिल्ट में नहीं ले जाना कि अरे यार मेरे ऐसे थॉट्स क्यों हुए, है ना। या मुझे ऐसे नहीं ऐसे सोचना चाहिए, या दूसरे को ये सलाह देना, नहीं तुमको ऐसे नहीं ऐसे सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं सोचना चाहिए, ये बहुत सारे लेवल्स पर डिसाइड होता है। लेकिन सबसे प्राइमोडियल लेवल है सेल्यूलर लेवल, इसलिए सबसे पहले हम बॉडी से शुरू करते हैं। अगर हम पेट्रोल बाइक को ये कहेंगे अरे तुम पे तुम्हारे अंदर सरसों तेल डालो तो क्या हुआ, तुमको खुद समझ होनी चाहिए कि तुम पेट्रोल वाला माइलेज दो। ऐसा हो सकता है क्या? सरसों तेल डालकर हम अगर बाइक को ये कहना शुरू कर दे कि तुम्हारे अंदर खुद समझ होनी चाहिए कि तुम पेट्रोल वाला माइलेज दो। नहीं, हमारा शरीर भी बिल्कुल वैसा ही है। आपको मैं बता दूं कि विल पावर इतना कॉमन नहीं है सबके पास। विल पावर डेवलप करना बहुत बड़ी एबिलिटी है और सबके अंदर नहीं होती। क्यों? क्योंकि विल को भी डेवलप किया जाता है एक पर्टिकुलर वे में, और विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। अल्टीमेटली आपको फ्लो में आना होता है। क्योंकि अगर आप किसी चीज को जबरदस्ती अपने ऊपर पुश करते चले जा रहे हो ना, तो विल पावर का रिसोर्स एक समय एग्जॉस्ट हो जाता है और तब विल पावर काम नहीं आता। इसलिए मैं कहता हूं जोश नहीं होश काम आता है। माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक, ये क्या है? ये आपके होश को बढ़ाता है। आप अपने थॉट्स से लड़ नहीं रहे हो, आप लड़ाई नहीं कर रहे हो अपने थॉट्स से, आप उन मेंटल प्रोसेसेस को ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे जब मयूरी जी बॉक्सिंग के मैचेस में जाती होंगे, तो माइंड में आता होगा कि इसका सर फोड़ दूं, लेकिन वो उसको ऑब्जर्व करती है, लेकिन वो उसको अलाउ नहीं करती कि मैं सर फोड़ ही दूं। वो जानती है, क्योंकि रिफ्लेक्सेस में एक चीज और बैठी हुई है ना। और वो रिफ्लेक्सेस में क्या बैठा है कि नहीं, सामने वाला तो चाहता ही यही है। उसी तरीके से अपने थॉट्स को भी ऑब्जर्व करना, इमोशंस को भी ऑब्जर्व करना कि मेरे थॉट्स एंड इमोशंस चाहते ही यही है कि मैं उनके साथ आइडेंटिफाई करूं, क्योंकि वो हमारी कंडीशनिंग है। पर जो हमारी कंडीशनिंग है वो हमारा अल्टीमेट सेंस ऑफ सेल्फ नहीं है। क्योंकि हमारा अल्टीमेट सेंस ऑफ सेल्फ जो है वो एक ऑब्जर्वर की तरह है। आप आज अपने थॉट्स एंड इमोशंस को जो देखते हो, क्या 5 दिन पहले वैसा था? क्या 5 साल पहले वैसा था? 5 घंटे पहले भी वैसा नहीं था। तो जो चीज बिल्कुल मोमेंट्री है, बदलती ही चली जा रही है, उस चीज को खुद से आइडेंटिफाई करना ठीक नहीं है। तो किससे खुद को आइडेंटिफाई करना है? जो इन सभी चीजों को ऑब्जर्व करता है। और अगर कोई इसको ऑब्जर्व करता है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने अटेंशन को अगर ऐसी जगह पर सेंटर कर दे, ऐसी जगह पर फोकस कर दे जिसके रेपुटेशन से उसके लाइफ में पॉजिटिविटी आए, उसकी कंडीशनिंग चेंज हो जाए, उसके रिफ्लेक्सेस में वैसा बिहेवियर आ जाए, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा इंसान फिर अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है कि नहीं। अगर
हम वहां फोकस करें जो जरूरी है और वहां फोकस करना बंद कर दे जो जरूरी नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट क्रिएट होगा? जैसे मयूर जी को पता होगा कि फोकस उसको उसका थोबड़ा तोड़ने में नहीं, फोकस करना मैच जीतने में, है ना? मैच जीतेंगे तो अल्टीमेटली वही मैटर करता है। गुस्से में आके मार के सुला तो दिया ओपोनेंट को, लेकिन फिर अलग अलग तरह के पनिशमेंट्स हैं, इसके आगे चलकर ट्रायल्स हैं, और उसके बाद क्या क्या फेस करना पड़ता है, और फिर अपना गिल्ट अलग कि उस वक्त हीट ऑफ द मोमेंट में क्या कर गए। तो ये सेल्फ कंट्रोल भी सिखाता है। आपके रिफ्लेक्सेस में आ गया कि कोई कितना भी गुस्सा दिलाए नहीं करना। अब सड़क पर चलते वक्त हर कोई तो नहीं जानता कि नेशनल चैंपियन चल रही है ना? सोचता क्या रहे तो लड़की है, क्या कर रही है, कभी पढ़ा भी होगा किसी को शायद। लेकिन एक सिंपल सी बात है कि आपके दिमाग में ना अब ज्यादा कंट्रोल होगा कि नहीं, अब मैं, आपको अंदर से पता है यू आर पावरफुल, तो आपको उसका बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियों का भी एहसास होता होगा, है ना? और हम सब के पास जब लाइफ में मेडिटेशन की एबिलिटी ज्यादा हो, कंसंट्रेट करने की एबिलिटी ज्यादा हो, इमोशनल रेगुलेशन ज्यादा हो, तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर चलना पड़ेगा कि जिम्मेदारी की भावना मेरे अंदर होनी चाहिए, दूसरे के अंदर नहीं है। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि दूसरे तो वही करेंगे जो वो कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी अवेयरनेस ही नहीं है। अवेयरनेस अगर है तो हमारे अंदर है, अवेयरनेस है अगर तो हमारे अंदर है, तो हम दूसरे पर क्यों अपना दिमाग खपाए? अब ये एमबीएसआर टेक्निक को जब हम अप्लाई करते हैं, यानी कि जब हम अपने थॉट्स को, मेंटल प्रोसेसेस को, इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या होता है? हमारा स्ट्रेस लेवल नीचे चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमने आइडेंटिफाई करना बंद कर दिया, क्योंकि हमारा रिश्ता हमारे थॉट्स एंड इमोशंस को लेकर बिल्कुल अलग हो गया। अब हम ये जानने लगे कि हमारे थॉट्स एंड इमोशंस हम नहीं है, हमारी कंडीशनिंग है। क्या ये मैं कहता हूं कि ये मैं हूं? ये मेरी उंगली है पर ये मैं नहीं हूं। क्या ये कान मैं हूं? नहीं, ये मेरा कान है। यानी कोई तो है जो कह रहा है ये मेरा है पर ये मैं नहीं हूं। तो आपके विचार आपके विचार आप कैसे हो सकते हो? आपके विचार आप नहीं हो, है ना? अब ये मेडिटेशन आपको सिखाता है कि ये जो थॉट्स है ये एक इवेंट्स की तरह है, अभी है कल को नहीं होगा। आदमी 24 घंटे थोड़ी ना शादी करते रहता है, वो एक इवेंट की तरह होता है। इसका मतलब टेम्पररी एक्सपीरियंस है। इसका मतलब हुआ जो आपका रियल सेल्फ है वो एक विटनेस है, वो थॉट्स एंड इमोशंस नहीं है, वो थॉट्स एंड इमोशन का विटनेस है। चलिए आज के लिए इतना ही, और असाइनमेंट मैंने डाल दिया है। असाइनमेंट को दोबारा से कॉपी पेस्ट करके, आप लोग सबको अलाउड है मैसेज करना? हाँ, मैसेज करना अलाउड है। कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा ताकि जो नए ग्रुप में मेंबर्स ऐड हुए हैं वो भी असाइनमेंट देख सके। एज अ गार्डियन आपका आपके बच्चों पर, आपके आसपास के माहौल पर क्या असर पड़ेगा, ये भी आपको उसमें सवाल पूछा गया है। उसमें मैंने कुछ हिंट भी दिया है ताकि आप उसको और अच्छे से लिख सको, और अपनी भाषा में लिखिए, ज्यादा अच्छा होता है। मैं आपसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि यू विल गिव परफेक्ट आंसर। सर सर इंग्लिश में लिख सकते हैं? सर कौन सा असाइनमेंट की बात कर रहे हैं आप? असाइनमेंट अभी ग्रुप में मैंने डाला था ना, अच्छा, एक मैसेज डाला था। मैंने ध्यान नहीं दिया सर, मैं देख लेती हूँ। देख लीजिएगा, सुबह का डाला था मैंने। और
मयूरी जी, आप जब ये बनाओगे तो कल बताना। आप 3 तरह के अटेंशन है ना, मार्शल आर्ट्स में किस क्या एग्जांपल आप दे सकते हो लोगों को, और फिर उसको रियल लाइफ के साथ कैसे जोड़ सकते हो। ठीक है। चलिए, आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल तो जो स्टूडेंट्स है उसको गार्डियन के बदले स्टूडेंट्स ले सकते हैं ना? समझा नहीं मैं। आपने क्वेश्चन लिखा है व्हाट इम्प्रूव्स इनसाइड यू एज अ गार्डियन व्हेन यू मेडिटेट, तो स्टूडेंट्स ले नहीं नहीं, सकते हैं ना, आपको क्या स्टूडेंट्स है? फ्यूचर पर्सपेक्टिव में भी तो सोचिए ना। सभी लोग यहाँ पर अब एक वयस्क उम्र में तो आ चुके हैं, अडल्ट हो चुके हैं। तो हमको ये देखना है कि अब अगर हम गार्डियन नहीं भी हैं तो जब हम गार्डियन होंगे तब क्या इंप्रूवमेंट आएगी। अगर घर में गार्डियन ही कलेश मचा कर रखते हैं, अटेंशन उनका ही नहीं ठीक है, तो बच्चों पर क्या इम्पैक्ट आएगा। कई गार्जियन ऐसे होते हैं जैसे कि किसी को खूब मोटिवेट करो कि जाओ छलांग मार दो नदी में और तैरो। देखो 5 साल का बच्चा तैरता है, तुम कैसे नहीं तैर सकता, तुम तो 8 साल के हो गए। और फिर उसको धक्का मार के गिरा देते हैं। और जब वो नहीं तैर पाता है, जब वो फड़फड़ाने लगता है, तो बचाने जाते हैं वो गार्जियन, लेकिन फिर उसको मैनिपुलेट करते हैं। कहते हैं कि देखो वो 5 साल का बच्चा तैर सका लेकिन तुम नहीं ना तैर सके। और फिर उसको मारते भी है। और फिर कहते हैं कि तुम्हारा भला ही चाहते हैं इसलिए मैं तुमको मारते हैं। और वो बच्चा जिंदगी भर इसी बात को सोचता रहता है कि हाँ ये मेरा भला ही चाहते हैं, मैं ही नहीं तैर सका, मेरे अंदर ही कुछ कमी है। उस बच्चे को किसी ने ये बताया ही नहीं कि कम बेटा तुम्हारे में नहीं है, कमी ये है कि तुमको ट्रेन ही नहीं किया गया। मोटिवेशन बाद में, पहले ट्रेनिंग, पहले होश, बाद में जोश। एक बार होश में आ जाएंगे तो जोश मोमेंटम देता है, पर जोश में आ जाएंगे तो होश आएगा ही नहीं। और जो लोग जोश जोश में किसी चीज को शुरू करते हैं वो नहीं सक्सेसफुल होते। जो होश होश में शुरू करते हैं वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। सब लोग लॉग आउट कर लेंगे क्योंकि थैंक यू यहाँ पर सर। होस्ट कंट्रोल नहीं है। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। बाय बाय।